जय हिंद दोस्तों। नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है हमारा रहेगा क्लास ट्वेल्थ के वीडियो हम लोग आज तैयार करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस वीडियो में जो है हम लोग विशेष करके पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में जो सवाल हमसे पूछा गया था इस परीक्षा में, इंटरमीडिएट की परीक्षा में, जो वार्षिक परीक्षा थी उसमें जो सवाल पूछा गया था उन सभी सवालों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि हम परीक्षा को अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है हम लोग का आज का जो विषय है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर जो है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारा सिलेबस है तो जो भी प्रश्न हमसे पूछता है हमारे सिलेबस के अंदर से ही पूछता है और वही क्वेश्चन जो होते हैं जो पिछले परीक्षा में जो हमसे पूछे गए होते हैं उसी क्वेश्चन को पुनः रिपीट किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखेंगे और पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे जो हमारे वार्षिक परीक्षा में काफ़ी सहयोगी होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बस अब यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं प्लीज़ इस वीडियो को देखें, पूरा बढ़िया से देखें, ध्यान से पढ़ें, समझें और इस वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि वे लोग भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके इस कोरोना जैसे पैंडेमिक समय में भी और परीक्षा देकर अच्छे अंक भी हासिल कर सके। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, ज़्यादा समय न लेते हुए। चूँकि आज का जो दौर है इस दौर में अगर देखा जाए तो देखिए बहुत सारा हमारे पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो इस तरह से अब हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लोगों को यहाँ बगल में दिया हुआ है। इसे तो हम लोग ऐसे दे करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं, इस एक प्रश्न को एक एक करके हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। चूँकि आज का वीडियो जो है हमारा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। 100 क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है। यह एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को किस व्यक्ति ने कहा था, किसने कहा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, डेविड ईस्टन ने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो आज से प्राचीन युग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उस समय जो है राज्य का जो रूप था वो था नगर राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? कि सत्ता का सिद्धांत शास्त्री कौन थे? तो अक्सर हम लोग अरस्तू का नाम सुनते हैं, तो हमारा अरस्तू जो है वो सही है, यानी कि बी नंबर आंसर जो होगा हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक का पुस्तक का भी लेखक है हमारे अरस्तू। देखिए, हम लोग प्रत्येक ऑप्शन के बारे में चर्चा न करेंगे, जो हमारा आंसर सही है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है छोटा सा बनेगा और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 5 में, किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? यह किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो? तो ये हमारे कहे थे रूसो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा। अगला सवाल आते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि किसने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? यानी कि मनुष्य जो है जब जन्म लेता है तो कोई भी मनुष्य जो होता है वो स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने के तुरंत बाद वह बेड़ियों में जकड़ जाता है। बेड़ी कहने का मतलब है कि वो रिश्तों नातों में, संस्कृति में, हर तरह की चीज़ों में वह जकड़ जाता है। तो इस सेंटेंस को किसने कहा था कि मनुष्य जो है वो
जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो ये हमारे बोले थे रूसो महोदय ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में चलते हैं तो देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल राइट है, यानी कि पूंजीवादी समाज जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों के तीनों ऑप्शन है, जैसे कि समाजवादी, वर्ग विहीन समाज और राज्य विहीन समाज, ये सब क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। बाकी हमारा ये जो है पूंजीवादी जो समाज जो है, यह हमारी मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का ग्रामर, एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं हमारे H.J. लॉस्की महोदय। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भौतिक समानता का अर्थ क्या है? ये जो भौतिक समानता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी वितरणात्मक समानता। धार्मिक समानता ये हमारा नहीं है, सामाजिक समानता नहीं है, वैधानिक समानता भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? यानी कि वह कौन सा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई वर्ग विहीन समाज जो है, समाज में ही न्याय उपलब्ध होता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इस कथन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 11 में, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो प्राकृतिक न्याय जो होता है, जो प्रकृति न्याय करती है, वो किस पर बल देता है? तो हमारी होती है पुरानी परंपरा। हमारी पुरानी परंपरा पर जो है हमारी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बल देता है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 12 में आते हैं, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये जो न्याय व्यवस्था होती है कि किसी को न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है हमारी प्रभावी विधिक और न्यायिक व्यवस्था। ये जो होता है इस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर सही। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? प्रश्न संख्या 13, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक अधिकार, बी नंबर राजनैतिक अधिकार, सी नंबर आर्थिक अधिकार और डी नंबर जो है हमारा नैतिक अधिकार दिया है। और कि कौन सा जो है अधिकार की अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य को कोई सुरक्षा नहीं हो सकता? यानी कि ये कानून जो है, कानून के बल के बिना जो होता है किसी मनुष्य का सुरक्षा नहीं हो सकता है। तो हमारा ये कथन जो है कहने वाले थे थॉमस हॉब्स महोदय ने इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न संख्या 15 में आते हैं, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? देखिए, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है यह एक संगठन होता है जिस संगठन को कई देशों ने मिला करके बनाया है। इस संगठन का निर्माण किया है। तो उसने 1948 की एक जो बैठक की थी उसमें उन्होंने एक घोषणा निकाला था। उस घोषणा में उन्होंने किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें की थी? तो वो था मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 देखिए, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि हमारे लिए हमको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान में, तो हमारे अधिकार जो है, अधिकारों के जो उपयोगिता है, सामाजिक उपयोगिता है, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। थॉमस हिल ग्रीन ने इसके बारे में बोला था। प्रश्न संख्या 17
17 में आते हैं। तो अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो ये थे हमारे हॉब्स तथा लॉक महोदय। इन दोनों ने इस चीज़ का अवधारणा का चिंतन किया था। आते हैं प्रश्न संख्या 18 में। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर हमको एक शब्द हमारे सामने आ रहा है जो शब्द है नागरिक गणतंत्रवाद। यह एक सूत्र है। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सूत्र का प्रतिपादन जो है वो किए थे हमारे इसको किए थे हमारे रूसो बोलते हैं अरस्तु महोदय ने किया था। अरस्तु ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 19 में आते हैं। प्रश्न संख्या 19 नागरिक निष्क्रियवाद। देखिए पहला हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि नागरिक गणतंत्रवाद। अब आते हैं नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, एंथोनी गिडिंस ने किया था ये। अब आते हैं अगला सवाल हमारा आता है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसने कहा था जो है कि धर्म जो है वो लोगों के लिए अफीम है? तो ये हमारे मार्क्स महोदय ने इस कथन को कहे थे कि जो धर्म है, धर्म के नाम पर जो चीज़ होता है वो लोगों के लिए क्या है, एक नशा के समान होता है, अफीम के समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 21 में। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? यानी कि युद्ध जो होता है, लड़ाई जो होता है, उसमें दोनों पक्षों का, दो पक्षों के बीच युद्ध होता है और दोनों पक्षों को नुकसान होता है, किसी को फायदा नहीं होता, दोनों पक्षों को नुकसान होता है, इसलिए इसको क्रूर अनिवार्यता किसने कहा था? तो वो थे हमारे मैकियावेली थे। अगला प्रश्न संख्या 22 किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? देखिए ये जो शांति जो है, शांति व्यवस्था कायम रखना, यह कायरो की सपना है। ये किसने कहा था इस कथन को? तो हमारा हो गया मुसोलिनी ने कहा था। ओके, आते हैं अगले 23 नंबर सवाल की तरफ। तो देखिए वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं जल्द से जल्द, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ और वीडियो को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1902 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? यानी कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को कायम रखना है तो 1902 में एक संगठन की स्थापना हुई थी। वह कौन सा संगठन था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, वह संगठन था राष्ट्र संघ। अगला अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अब अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है तो पूरे विश्व में कौन सा समय था, किस दिन था जहाँ पे अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई थी? 1957 में की गई थी। आते हैं अगले प्रश्न। हाँ, कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए आम चुनाव कब हुआ था भारत में पहले? तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। तो 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ। तो हमारा जो है भारत में पहली जो आम चुनाव हुई थी वो हुई थी 1952 में, यानी कि 1952, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत हल्का, ये हर कोई इसको लगभग जानता है। तो 1991 ईस्वी में जो होती है वो उस समय भारत में नई आर्थिक नीति व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? प्रश्न संख्या 28। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो हेग में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 29, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष जो है वो एक संगठन है और हर बार जो होता है जब उसका शिखर सम्मेलन होता है तो किसी अलग अलग देशों में उसका सम्मेलन किया जाता है। तो पहला सम्मेलन जो हुआ था वो बेलग्रेड नामक जगह पे हुआ था। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 30। तो इस वीडियो पे प्लीज़ आप लोग लगे रहें, बने रहें और इसको ध्यान से देखें बिना स्किप किए, तो आप लोग इसको बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 में। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था? यानी कि नाटो भी क्या है, यह एक संगठन है जो पश्चिमी देशों ने इस संगठन का स्थापना किया था। तो कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, 1949 ईस्वी में किया था। अगला जो है क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो समझिए शीत युद्ध क्या होता है। यह एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें हथियारों का उपयोग नहीं होता है। इसमें वाद विवाद से जो है एक दूसरे के माध्यम से युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती ही रहती है। तो यह होता है शीत युद्ध। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अक्टूबर 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक संगठन स्थापित किया गया था तो उसका एक महासचिव चयनित हुआ था। फर्स्ट बार में जो सचिव था, महासचिव कौन था? तो वो थे हमारे ट्रिगिल लाई। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। फिर 34 नंबर प्रश्न जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा कि गोलकनाथ केस 1967 में इसको किया गया था कि हमको जो संवैधानिक अधिकार मिले, जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। जो हमको मिला है वो हमारा अपना अधिकार है। प्रश्न संख्या 35। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? यानी कि संविधान जो बनाया गया उसमें से संविधान में जो भी बातें लिखी गई उन बातों में कुछ ऐसी बातें होती है जो उस योग्य नहीं होती है, उसको हटा दिया जाता है, और कुछ ऐसी बातें होती है जो जोड़ना चाहिए उसको जोड़ दिया जाता है, जिसको संविधान संशोधन कहा जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 1976 का जो 42वां संशोधन था उसमें हमारे मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न संख्या 36। देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो जो देश होता है, देश को हम लोग रक्षा करते हैं, तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। किसी भी व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्य यह होता है कि वह अपने देश की रक्षा करे, सुरक्षा करे। अगला प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न जो है, कह रहा है कि चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? चुनाव अंक जो होता है, कोटा जो होता है, उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद जो होती है मतों की, जो वोटों की जो गणना होती है, वो प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न संख्या 38। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह हमारा VVI क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि कैबिनेट के जो मेहराब का आधारशिला होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 39 की चर्चा करेंगे अब हम लोग। प्रश्न संख्या 39 में देखते हैं क्या है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता समझा जाता है? अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे राज्य की। जब राज्य की जो शासन व्यवस्था बात होती है तो वहाँ पे हमारा आ जाएंगे राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। राष्ट्रपति तो हमारे नहीं होंगे, राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे, और प्रधानमंत्री अकेले वो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा राज्यपाल। अब प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित रहती है? यानी कि राज्यसभा के सदस्य अगर हमको बनना है या किसी को बनना है तो उसकी एक उम्र सीमा होती है। उस उम्र सीमा के बाद ही वह राज्यसभा के सदस्य बन सकता है, वो सदस्यता को हासिल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि 30 वर्ष से कम न हो, 30 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो वही व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न आता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये सब कोई जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोनों सदन, बात हो रही है दो सदन, यानी कि दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा दोनों जब शामिल होते हैं तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने के लिए राज्यसभा के प्रस्ताव का विशेष महत्व होता है।
चलते हम प्रश्न संख्या 44 में। अगला प्रश्न जो है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? यानी कि प्राक्कलन समिति जो होता है उसके सदस्य कौन होते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही प्राक्कलन समिति के सदस्य भी बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 45। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो वही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, राज्यसभा और विधानसभा दोनों एक ही चीज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी कि 6 वर्ष होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 46। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? यानी कि अगर हमको विधानसभा में सदस्यता ग्रहण करनी है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, तो हमारी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो होती है 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो संविधान लिखा गया था वो किसी न किसी देशों से लिया गया था। तो जब समवर्ती सूची की बात होती है, समवर्ती सूची, तो वो कहाँ से लिया गया था? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और भारतीय संविधान जो है उसका जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 48 की चर्चा करेंगे कि निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है? यानी संघ सूची में किन किन चीज़ों पर बात होती है? तो वो होता है हमारा न्यायिक विषयों पर बात होती है। अगला प्रश्न संख्या 49 कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में इस बात को जोड़ा गया था, क्योंकि जनसंख्या जो होता है, अगर जनसंख्या वृद्धि जो है आज की हमारी बहुत बड़ी समस्या है, तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में 42वें संविधान संशोधन में इसको एक विषय के रूप में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न संख्या 50। भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? यानी कि भारतीय संघ की बात हो रही है, तो भारतीय संघ मतलब कि पूरे भारत में जो अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है? तो वो केंद्र के पास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 51 में। कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, सौदेबाजी वाला संघवाद। यानी जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे देश में जो है क्षेत्रीय दल जो होते हैं, जो भी क्षेत्रीय दल चुनाव में आते हैं, जैसे कि उनको टिकट मिलती है, वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद उनको अगर किसी कारणवश जीत हासिल हो जाती है तो वे लोग अब क्या करते हैं, अब उन क्षेत्रीय दलों को जो बड़ी पार्टी जो होती है वो अपने साथ उसको मिलाने का प्रयास करता है, कंबाइन करना चाहता है। और कंबाइन करने की जैसे ही बात होती है तो वहाँ पे हमारा आ जाता है सौदेबाजी वाला संघवाद, यानी कि वहाँ पे सौदेबाजी होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 52 में। प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है? तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249 में जो है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न संख्या 53। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव है उसको कौन दिए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से उसको मिला था। चलिए अब चलते हैं, सेम इसी तरह का प्रश्न है, ये बलवंत राय मेहता पर ही आधारित एक प्रश्न है हमारा 54 में। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो हमारा था ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 55 में। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 29 कार्य सौंपे गए थे। 29 कार्य में जो कार्य आते होंगे वो होंगे। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 56 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो थी हमारी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या 57 में। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के असहमत हो तो क्या विकल्प है? देखिए, राज्यसभा की संविधान संशोधन विधेयक पर अगर लोकसभा अपनी असहमति देता है तो क्या हो सकता है? तो वहाँ पर हो सकता है संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, यानी कि एक बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में इसके बारे में निर्णय किया जाएगा।
प्रश्न संख्या 58, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए अमेरिका, हमारे भारत में तो 28 राज्य है और अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। हमारा यह आंसर बी सही होगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 60 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 60 है इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? तो वह कौन सा अनुच्छेद था जिसमें वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न संख्या 61, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? यानी भारत में एक आयोग था जिसका नाम था भारतीय योजना आयोग, उसको 2014 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। और मैकमोहन रेखा आखिर में होता क्या है? तो भारत और चीन दो देशों के बीच जो है एक रेखा है। दोनों देशों को अलग अलग भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ओके, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकालीन संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो यह 63 नंबर प्रश्न जो होगा उसका आंसर हो जाएगा हमारा 1975 में जो है संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या 64 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है उसके 6 अंग होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 65, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1952, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 66, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो है श्रेय जाता है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल हल्का सा क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो वो था हमारा बिहार राज्य। बिहार राज्य में महिलाओं को सबसे पहले जो है 50% का आरक्षण मिला था। अगला प्रश्न जो है 69, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न आता है 70, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गुट निरपेक्ष जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें सबसे पहला अध्यक्ष जो थे वो मार्शल टीटो थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हमारा 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 72 में, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? यानी भारत में जो विदेश नीति लागू किया गया था तो उसका आधार क्या था? तो भारत हमेशा से चाहता है कि सब देश से वह शांति बनाए रखे, शांति सहअस्तित्व बनाए रखे और पंचशील नियम का पालन करते रहे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही होगा, यानी कि इनमें से सभी भारतीय विदेश नीति का आधार था। अगला प्रश्न आते हैं 73, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इसको भी देखिए, परंपरागत जो सुरक्षा नीति है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल थे? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए शक्ति संतुलन, ऑप्शन नंबर बी गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन नंबर सी सामूहिक संतुलन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब, यानी कि तीनों के तीनों जो थे उसमें शामिल थे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 73, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन 74, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये तिलक मांझी जो इन्होंने कहा था नहीं कि ऑप्शन नंबर डी जो है तिलक जो है यह राइट आंसर होगा। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 75 में 75वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए, यानी कि वैसे व्यक्ति जो बंदी हैं, जो जेल में हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए थे। तो किस किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 22वां द्वारा इसका संवैधानिक अधिकार इसको मिले थे। अगला प्रश्न संख्या 76, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो हमारे देश में जो है वो है नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 77 में। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च तथा द्वितीय सदन का क्या नाम है? उच्च और द्वितीय सदन जो है वो हमारा होगा राज्यसभा, यानी कि उच्च भी है और दूसरे स्थान पे आता है। प्राथमिक जो सदन होता है वो हमारा होता है लोकसभा, और द्वितीय जो सदन होता है वो होता है हमारा राज्यसभा। अगला प्रश्न संख्या 78, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी, यानी कि हमारे बिहार में लोकसभा के माध्यम से कितने सांसद होते हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे 40। अगला प्रश्न संख्या 69 में आते हैं। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 331। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 80, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी कि राज्यसभा को अगर साधारण विधेयक को रोकना है तो इसके लिए हमको उसको 6 माह की जरूरत होती है, 6 महीना तक वो उसको रोक सकती है। अगला प्रश्न, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जो विधान परिषद है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको सभापति कहा जाता है। अगला प्रश्न 82, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो राज्य विधान की, अगर राज्य की बात करते हैं तो विधान परिषद जो होता है वो होता है विधानमंडल में क्या होता है? तो उच्च सदन होता है। अब राज्य की बात होती है। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 75 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 84, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए? यानी कि अगर विधानसभा की बैठक करनी है तो उसमें कुछ सदस्यों को पहुंचना ज़रूरी होता है, तो कितने? तो कम से कम 10 सदस्यों को पहुंचना ज़रूरी होता है, यानी कि विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उनके 1/10, यानी कि 10 सदस्य अगर पहुंच जाएंगे तो विधानसभा की बैठक शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? यानी कि एक साल में अगर बात किया जाए तो विधानसभा में वो होते हैं 2 अधिवेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? नहीं, हमारे जो हमको जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसका अभिरक्षक, उसके रक्षा करने वाला कौन है? तो होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आते हैं, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो हमारी भारतीय न्यायपालिका जो होती है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं तो 88 में देखिए क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो उच्च जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं कि यानी कि हमारे विधानसभा में जो एक राज्य जो होता है, राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर्ड कब होते हैं? तो उसका उम्र सीमा जो होता है वो होता है 62 वर्ष। 62 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 89, भारतीय न्यायपालिका की शीर्ष न्यायालय कौन है? यानी कि हमारी भारतीय न्यायपालिका जो है उसका शीर्ष न्यायालय कौन है? तो होता है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय यही है। यानी कि जो भी समस्या होती है न्यायालय, उच्च न्यायालय में, तो उन सभी समस्याओं का लास्टली समाधान जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय में, कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? तो वो था हमारा प्रथम अनुच्छेद में जो है भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 91, विकेंद्रीकरण किस शासन की व्यवस्था है? तो विकेंद्रीकरण जो है वो संघात्मक शासन की व्यवस्था है। और अगला क्वेश्चन 92, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? तो ये क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं
तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कब हुआ था। दक्षेस को हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं। सार्क जो है इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग 93 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से अगर देखे होंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है अपने इस वार्षिक परीक्षा में लगभग 10 से 12 नंबर का स्कोर आप लोग ज़रूर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान के विषय में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्टली फिर से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि ये वीडियो जो है आप सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और वे लोग भी क्या करें, इस वीडियो को देख करके बढ़िया से बढ़िया अपने तैयारी को कर सके और परीक्षा में आनंदमय रूप से परीक्षा हॉल में जाए और अपने परीक्षा को दे और अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लास्टली आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जय हिंद दोस्तों।